गुड इवनिंग, कैसे आप सभी? बताएंगे कि आवाज क्लियर है? एक बार बताएंगे कि आवाज क्लियर है, स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? जल्दी से फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। गुड मॉर्निंग भाई, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्लास चल रहा है, लाइव है क्लास। एक बार बताएंगे आवाज ओके? चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मिशन संरक्षण में। आज हम डिस्कस करेंगे आपका इमरजेंसी प्रोविजंस, जिसको आपात उपबंध हम कहते हैं। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 352, 360, है ना, 356। तो अभी तक आप केवल ये पढ़े थे कि 352 में किस चीज का उल्लेख है। आप बता देते थे कि नेशनल इमरजेंसी उसमें दिया गया है, या फिर आपसे पूछा जाता था कि आर्टिकल 356 किससे रिलेट करता है। तो ये आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। वित्तीय आपात से क्वेश्चंस बनता था। वित्तीय आपात, हाँ, जिसको हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, आर्टिकल 360। तो इसके कुछ हिडन फीचर्स हैं जो आज हमें पढ़ने हैं, है ना, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, या एक कंसेप्चुअल पार्ट जिसको हम कहते हैं। जैसे कि भाई ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो नेशनल इमरजेंसी में निलंबित नहीं किए जा सकते, उनको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता, उनको बैन नहीं किया जा सकता, उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसी कौन से हमारे आर्टिकल्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आएगा। या नेशनल इमरजेंसी को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा। या वित्तीय आपात भारत में कितनी बार लगा है, अगर वित्तीय आपात लग जाता है तो उसको सुधार के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए जा सकते हैं, क्या क्या उसमें उपाय किए जा सकते हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस वहां पर एग्जामिनर पूछता रहता है आपसे, है ना। तो हमें वही चीजें फोकस करनी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कल हमने अनुसूचियाँ पढ़ी थी, और अगर उसमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ये होगा इमरजेंसी प्रोविजन जिसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? इमरजेंसी प्रोविजन जिसको कहा जाता है। इमरजेंसी प्रोविजन, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी प्रोविजन जिसको कहते हैं। क्लियर है? एवरीथिंग क्लियर? वेरी गुड भाई अंजू शर्मा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, है ना, हमारे जो इमरजेंसी प्रोविजन है, ये किस आर्टिकल में है और किस भाग में है। ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, तो किस पार्ट में इसका उल्लेख किया गया है, किस पार्ट में इसका उल्लेख किया गया है। ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर भाग 18 के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। भाग 18 में हमारे नेशनल प्रोविजंस के बारे में बात किया गया है, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात किया गया है, जिनको हम आपात उपबंध भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये किस अनुच्छेद से लेकर इनका जिक्र किस अनुच्छेद तक किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इनका उल्लेख किया गया है। ये टॉपिक मैं आपको अलग से इसलिए करा रहा हूं भाई, आपको ध्यान से सुनना है मेरी बात। कोई भी टीचर इसे अलग नहीं पढ़ाता है, अलग नहीं पढ़ाता इसको। इसको क्या करता है, जब प्रेसिडेंट आपको कराया जाता है तभी करा देता है आपको। जब आपका प्रेसिडेंट वाला टॉपिक पढ़ाता है टीचर, तो तभी आपको राष्ट्रपति के टॉपिक में ही करा देता है। और कराता कैसे है? आर्टिकल 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपात। 356 राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपात 360, याद कर लेना, बात खत्म। आप क्वेश्चन नहीं आते भाई वहां से, चाहे जीडी का एग्जाम हो, चाहे आपका किसी सेंट्रल जो हमारे आयोग है उनका एग्जाम हो, या आपका किसी भी आप स्टेट से हैं उनका एग्जाम हो, क्वेश्चन डिफरेंट आता है ना। वही एग्जाम बच्चा पास करेगा जो अपने आप को अपडेट रखेगा। और अपडेट रखने का एक सीधा सिंपल फंडा ये है कि आपको अपने जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे अभी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था,
अभी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था, तो उनको देखना है कि ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, ट्रेंड में क्वेश्चंस का लेवल क्या है। इसलिए कहता रहता हूं बार बार कि रिवाइज करिए, बार बार प्रीवियस पेपर देखिए कि कहां से क्वेश्चंस उठा रहा है। मैं अभी एसएससी जीडी का पॉलिटी वाला सेक्शन देख रहा था, आप यकीन नहीं करोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें हैं 2024 में। आप अगर आपको क्वेश्चंस दे दूं तो एक बार में तो आप नहीं कर पाओगे अगर सही से नहीं पढ़ा होगा। मैंने आपसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा था, क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी पूछता हूं, परसों पढ़ाया था आपको, आपसे अगर पूछ लिया जाए आर्टिकल 126 में किसका उल्लेख है, क्या आंसर होगा बताइएगा। आप में से एक दो को छोड़कर कोई आंसर नहीं कर पाएगा। एसएससी जीडी 2024 में क्वेश्चंस पूछा गया है, आप जाकर चेक कर सकते हो। विधान परिषद में आपको पढ़ा रहा था और जोर देकर पढ़ाया था, 2 दिन लगे हैं उसको पढ़ाने में, देखना एसएससी जीडी का पेपर जाके। उसमें पूछा गया है कि किसी विधानसभा में, है ना, किसी राज्य की विधान मंडल में विधान परिषद का गठन करना होता है तो विधानसभा की कितने प्रतिशत सदस्यों के रूप में उसको नामित किया जाता है। जो मैं 1/3 वाला आपको वो पोर्शन करा रहा था, 1/6 वाला आपको पोर्शन करा रहा था, 1/12 वाला मैं आपको पोर्शन करा रहा था। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आजकल, तो एक बार उनको आप जरूर देखा करो, तब समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पर आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक जिक्र किया गया है, तो इन्हें अलग अलग हमें पढ़ना है। जैसे अगर 352 की हम बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय आपात, जिसको नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है ना, राष्ट्रीय आपात, या जिसको हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी जिसको कहा जाता है। आर्टिकल 356 जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट लॉ कहते हैं या राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राष्ट्रपति शासन के बारे में जिक्र किया गया है। वहीं पर आर्टिकल 360 जिसे हम वित्तीय आपात कहते हैं, वित्तीय आपात कहते हैं, वित्तीय आपात कहते हैं। बात समझ में आई? ये सारी चीजें हैं, है ना, ये सारी चीजें हमें वहां पर डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 352 की, फिर हम बात करेंगे 356 को लेकर, फिर हम बात करेंगे 360 को लेकर, है ना। पढ़ने के बाद कोई भी सिंगल डाउट आपका नहीं रहने वाला, ये मेरी गारंटी है। आर्टिकल 352 क्या कहता है इसको समझिएगा, ये जिसको हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात जिसको कहा जाता है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति सॉरी राष्ट्रीय आपात जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो घोषणा होती है, इसकी डिक्लेरेशन जो होती है, घोषणा होती है, वो कैसे होती है भाई, किसी एक क्षेत्र में होती है या पूरे भारत में होती है ना। इमरजेंसी जो लगती है वो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में लग सकती है या फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया में, या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में। तो दोनों चीजें याद रखना, ये किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में भी इसको लगाया जा सकता है या फिर पूरे भारत में भी इसको लगाया जा सकता है। तो घोषणा या तो पूरे भारत में होगी या फिर, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, या फिर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, है ना। तो आप यहां लिखेंगे भारत अथवा इसके किसी भूभाग में, पहला पॉइंट इसमें लिखना है घोषणा, भारत अथवा किसी भूभाग में, किसी भूभाग में घोषणा, है ना। या तो पूरे भारत में इसकी घोषणा हो सकती है या फिर किसी भूभाग में, भूभाग मतलब किसी एरिया में हो सकती है ना, एक छोटा सा एरिया। मान लीजिए जैसे ये भारत है भाई, ये अपना प्यारा भारत है, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका गुजरात राज्य है ना। तो या तो फिर पूरे भारत में कोई कंडीशन बनती है, अब वो कंडीशन क्या बनती है कि नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, वो भी हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर सेकंड लिखा है कि किसी भूभाग में युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण, है ना, या तो युद्ध की सिचुएशन बनी हो, है ना, युद्ध की वॉर की सिचुएशन बनी हो, युद्ध की सिचुएशन बनी हो, या बाह्य आक्रमण की सिचुएशन बनी हो। बाह्य, बाहरी आक्रमण जिसको कहा जाता है,
बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह अगर हो जाए, है ना, सशस्त्र अगर विद्रोह हो जाए, तो इस कंडीशंस में राष्ट्रपति क्या करते हैं, आर्टिकल 352 को इम्पोज करते हैं। हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो आर्टिकल 352 को इम्पोज करेंगे। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भाई नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जा सकती है, या तो कंडीशन हो युद्ध की, युद्ध के आसार हो या युद्ध की कंडीशन बन जाती है, या बाह्य आक्रमण, किसी दूसरे देश ने, मान लीजिए भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, है ना, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, या फिर चाइना ने आक्रमण कर दिया, है ना, या फिर श्रीलंका ने आक्रमण कर दिया, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 352 को इम्पोज कर सकते हैं, या तो पूरे भारत में या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। जैसे अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भारत में 3 टाइम नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया गया था, भारत चीन युद्ध के समय में, और 1971 भारत पाकिस्तान वॉर के समय में, और आपने 1975 में देखा होगा आंतरिक अशांति के समय में, है ना, इंटरनली डिस्टरबेंस जो हुआ था उसके कारण। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं। इन 3 शब्दों में ही, जैसे ये सशस्त्र विद्रोह है, मान लीजिए हमारी सेना विद्रोह कर देती है ना, जो हमारी सेना है ये विद्रोह कर देती है, तो भी इमरजेंसी को इम्पोज किया जा सकता है ना, तो भी इमरजेंसी को क्या किया जा सकता है, इम्पोज किया जा सकता है। बात समझ में आई? तीनों कंडीशंस याद रख लेनी है। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? बताएंगे? ठीक है, चलिए, है ना, सशस्त्र विद्रोह के समय। क्लियर है? एक बार फिर से, ठीक है, एक बार फिर से ये है कि भारत में जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो उसके 3 आधार बताए गए हैं। या तो वॉर है, युद्ध का आधार है, या फिर बाहरी आक्रमण भारत पर कोई कर देता है, या फिर सशस्त्र विद्रोह यानी कि हमारी सेना विद्रोह कर देती है ना, हमारी सेना ही विद्रोह कर दे। ये 3 आधार बताए गए हैं। यहाँ पर नोट डाल के एक आप चीज लिखेंगे, एक शब्द यहाँ पर लिखना है आपको कि जहां पर सशस्त्र विद्रोह है, ये जो शब्द है ना सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, है ना, इसके स्थान पर पहले आंतरिक अशांति शब्द का यूज किया जाता था। आंतरिक अशांति शब्द का यूज किया जाता था, और इस आंतरिक अशांति शब्द को रिप्लेस किया गया है किससे? इसको रिप्लेस किया है हमने सशस्त्र विद्रोह से, इसको रिप्लेस किया गया है। और ये रिप्लेस कब हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, ये 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, तब इसको रिप्लेस किया गया था। अब आप पूछेंगे कि सर क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा? तो यहां से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जहां पर आंतरिक अशांति शब्द का यूज होता था, अब उसके स्थान पर किस शब्द का यूज किया जाने लगा? अब सशस्त्र विद्रोह शब्द का यूज किया जाने लगा। आंतरिक अशांति शब्द को कब हटाया गया है? कब हटाया गया? तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हम कह देंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इमरजेंसी लगता कैसे, उससे क्या होता है सर जी? अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, समझ में आ जाएगा। अभी आपको बताएंगे कि अगर इमरजेंसी लग जाए तो फिर क्या क्या चीजें वहां पर बदलती हैं। ठीक है, बात समझ में आई?
क्लियर है? मान लीजिए ये हमारा कोई क्षेत्र है तमिलनाडु का, यहां पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी गई है ना, राष्ट्रीय आपात की घोषणा यहां पर हो जाती है, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हो जाती है। तो यहाँ की जो राज्य सरकारें हैं, है ना, राज्य सरकारें जो हैं या यहाँ का जो क्षेत्र है ये प्रॉपरली केंद्र सरकार के अंडर आ जाता है। यहाँ पर जो केंद्र सरकार अपनी पावर का, अपनी शक्ति का यूज करती है ना, अपनी शक्ति का, अपने पावर का यूज करेगी। हो सकता है कि आपके जो मूल अधिकार हैं वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएं, आपको घर से बाहर निकलने की मनाही कर दी जाए। जैसे लॉकडाउन की कंडीशंस में आपने देखा होगा कि 1 घंटा के लिए आपको बाहर निकाला जाता था। 1 घंटे के लिए बाहर गए, सामान लेके आए, वापस चले गए। इस तरह की कंडीशन बन सकती है, आपको रिप्लेस कर सकती है, वहां से उठाकर किसी दूसरी जगह पर आपको स्थापित किया जा सकता है। बहुत सारी सिचुएशन बन जाती हैं, है ना? वो देखना होता है कि कंडीशंस कैसी है। अब ये एक्चुअल में मैं आपको नहीं बता सकता कि ये होगा ही होगा, क्योंकि डिपेंड करता है कंडीशंस पर। अगर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो हो सकता है कि वहां से आपको हटा दिया जाए, है ना? वहां से आपको हटा दिया जाए। बात समझ में आई? चलिए, यहां तक चीजें क्लियर है। अब बात आती है कि इमरजेंसी की घोषणा कौन करता है भाई? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ध्यान रखिएगा। जो घोषणा करता है ना? जो डिक्लेरेशन करता है कि भाई भारत में इमरजेंसी लागू हो गई, इस बात को कौन घोषित करता है? कौन कहता है कि भारत में इमरजेंसी लागू है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो ही घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, सिफारिश पर घोषणा करते हैं। सिफारिश पर घोषणा करते हैं भाई, है ना? घोषणा करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं कि भारत के इस क्षेत्र में आर्टिकल 352 को इम्पोज कर दिया गया है। अब जितने भी यहाँ पर कार्य होंगे वो केंद्र सरकार देखेगी, वो केंद्र सरकार देखेगी। बात समझ में आई? तो घोषणा कौन करता है ये आपको समझ में आ गया। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा, और ये बनता है। आप गलत करते हो उस क्वेश्चन को, आप गलत भी करके आते हो उस क्वेश्चन को। तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, अगर यहाँ पर मंत्रिमंडल की जगह पर प्रधानमंत्री आ जाए तो भी आपको घबराना नहीं है ना? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, क्योंकि मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है ना, मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है, ये कौन होता है भाई? ये अध्यक्ष होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ये अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर ही इसके अध्यक्ष होते हैं। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहां तक? जल्दी से बताएं, फिर आगे बढ़ना है। समझ में बात आई? ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सबका फोकस यहां चाहिए मुझे, सबका फोकस मुझे क्लास में चाहिए, सभी बच्चों का फोकस मुझे क्लास में चाहिए। मान लीजिए राष्ट्रपति जी ने घोषणा कर दी कि भाई क्या है, मैं घोषणा करता हूं कि आर्टिकल 352 को मैंने भारत या किसी क्षेत्र में इंपोज कर दिया है। बात समझ में आई? आज राष्ट्रपति जी इस बात की घोषणा करते हैं। आज तारीख क्या है? मान लीजिए आज तारीख है 20 जुलाई। आज हमारे राष्ट्रपति जी ने घोषणा कर दी कि आज से जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 352 को लागू कर दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरी बात को समझना, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं आपको, और ध्यान सबका यही होना चाहिए। अगर ध्यान यहाँ नहीं रहा तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर नहीं होगा कभी भी, इसमें उलझ कर रह जाओगे। चलिए, कहा किसने? राष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में हमने क्या कर दिया, या मान लीजिए पूरे भारत में हमने नेशनल इमरजेंसी को इंपोज कर दिया है, घोषित कर दिया गया। अब इसमें प्रोविजंस क्या है? जिस दिन यह घोषणा की गई उस दिन से लेकर 1 मंथ के भीतर, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। जिस दिन यह घोषणा की गई है उस दिन से लेकर 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर संसद से अनुमोदन करवाना अनिवार्य है, या संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। अनुमोदन का मतलब समझ रहे हो ना, कि संसद उसको
स्वीकार करेगी। अनुमोदन करना अनिवार्य है। यानी कि इस प्रकार का एक प्रस्ताव लाया जाएगा और उसे पास कराया जाएगा, इसे अनुमोदन बोलते हैं, अनिवार्य है। 1 महीने के भीतर, 1 महीने के भीतर भीतर इसको क्या करना है, एक ऐसा बिल लेके आना है कि भाई उस क्षेत्र में जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है ये बिल्कुल सही है, ये वैलिड रीजन है ना, ये वैलिड रीजन है, इसलिए वहां पर हमने इमरजेंसी को लगाया है। तो उसमें 1 महीने में हमें संसद के दोनों सदनों से उसको पास कराना होगा। बात समझ में आई? और जिस दिन ये पास हो जाएगा उस दिन से लेकर इसको 6 महीने तक का इसका समय होता है। इसका टेन्योर अगर पूछा जाता है तो 6 महीने होता है फर्स्ट टाइम में, है ना। फर्स्ट टाइम में ध्यान से सुनिए मेरी बात में क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन इसका अनुमोदन हो जाता है, अनुमोदन होने के 6 माह तक रहता है। अनुमोदन हो जाने से या हो जाने पर 6 माह तक आपातकालीन या आर्टिकल 352 लागू रहता है, लागू रहता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूं, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। आपसे क्वेश्चंस कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि नेशनल इमरजेंसी या आर्टिकल 352 के इंपोज हो जाने के बाद एक बार में कितने समय तक वो बना रहता है। तो फर्स्ट टाइम 6 माह तक के लिए उसकी समय अवधि होती है। 6 माह तक, 6 माह तक उस क्षेत्र में नेशनल इमरजेंसी लागू रहती है। आज समझ में आई? चलिए और क्या है, अगर 6 माह पूर्ण हो जाते हैं क्या फिर उसको बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन ये भी तो बनेगा। मान लीजिए 6 माह समय पूरा हो गया, हमारा प्रोविजन ये कहता है कि 6 माह तक रहना चाहिए, लेकिन आज भी वहां की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वहां से हम जो है इम्पोज करें, रिस्ट्रिक्ट करें या हटाएं, उसको रिफ्यूज करें, है ना। ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती कि वहां से आर्टिकल 352 को हटा दिया जाए। फिर क्या हमारे सामने सिचुएशन है, तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम में 6 बार, दूसरा ध्यान से सुनेंगे 6 महीने पूर्ण होने के बाद संसद के द्वारा अनुमोदन फिर कराना है। संसद में फिर ऐसा ही एक बिल पास कराना होगा कि अभी वहां पर ऐसी कंडीशन नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी को हटाया जाए, उसको 6 माह तक के लिए फिर से बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ की होती है ना। तो पुनः या एक बार फिर से पुनः, या इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखिएगा, थोड़ा सा इसको लिखेंगे तभी समझ में आएगा कि 6 माह पूर्ण हो जाने के बाद, हो जाने के बाद संसद द्वारा अनुमोदित कर 6 माह के लिए फिर से बढ़ाया जा सकता है, फिर से बढ़ाया जा सकता है ना। फिर से बढ़ाया जा सकता है, फिर से बढ़ाया जा सकता है। बात समझ में आई? फिर से बढ़ाया जा सकता है। हाँ या ना कुछ तो करो भाई, हाँ या ना कुछ तो करो, कुछ आ ही नहीं रहा आपका तो। है ना, फिर से इसको बढ़ाया जा सकता है और ऐसा मल्टीपल टाइम किया जा सकता है या अनंत बार किया जा सकता है। कोई भी फिक्स नहीं है ना, टाइम फिक्स नहीं है, ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। जब तक हालात सही नहीं हो जाएंगे तब तक इसको 6 माह 6 माह 6 माह करके बढ़ाया जा सकता है। 6 मंथ और इसको इंक्रीज किया जाएगा, फिर 6 मंथ और इंक्रीज किया जाएगा, फिर 6 मंथ और इसको इंक्रीज किया जाएगा। यानी कि जब तक कंडीशन सही नहीं हो जाएगी तब तक इसको अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बढ़ेगा तभी जब संसद ऐसा कोई मोशन लेके आएगी, कोई बिल लेके आएगी 6 महीने कंप्लीट होने के बाद।
है ना। 6 महीने कंप्लीट होने के बाद इसको ऐसा बढ़ाया जा सकता है और अनंत समय के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, ध्यान रखेंगे। बात समझ में आई? चलिए, ये तो हमने समझ लिया, ये तो हमने समझ लिया, ये तो हम समझ चुके। अब मुझे बताइएगा कि इसकी समाप्ति कैसे होगी, इसकी समाप्ति कैसे होगी, इसको एंड कैसे किया जाएगा। ये भी तो कंडीशन है भाई, लागू करने का तो हमने पूछ लिया कि भाई लागू कैसे हो सकता है, राष्ट्रपति जी इसको लागू कर सकते हैं, उनको लगता है कि कंडीशन खराब है। कंडीशन कैसे खराब है, या तो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, या फिर कोई बाह्य, है ना, एक्सटर्नल हमारे ऊपर आक्रमण किया गया है, अटैक किया गया है, या फिर सशस्त्र विद्रोह है भारत में। तो ये 3 कंडीशंस के कारण ही भारत में इमरजेंसी को लागू किया जाता है। अब इसको समाप्त कैसे किया जाएगा? तो इसको किसी भी समय राष्ट्रपति जी समाप्त कर सकते हैं। किसी भी समय राष्ट्रपति इसकी समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति इसकी समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। किसी भी समय इसकी समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं, किसी भी समय। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो हमारे सदस्य होते हैं, है ना, सदस्य होते हैं लोकसभा के, कुल सदस्यों का 1/10, लोकसभा की जो टोटल संख्या है, टोटल संख्या का 1/10, टोटल संख्या का 1/10। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, 1/10, है ना। कितनी संख्या है हमारी, हमारी मान लीजिए 545 है, तो 545 का 1/10 कितना हो जाएगा, लगभग 55 हो जाएगा, है ना, लगभग 55 हो जाएगा। तो कुल हमारी जो लोकसभा सदस्य है उसका 1/10 सदस्य सदस्य इसकी समाप्ति के लिए समाप्ति के लिए स्पीकर को लिखित नोटिस देकर, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस भेज सकते हैं कि भाई समाप्त कर दो, भेज सकते हैं, है ना। और कहते हैं कि भाई इसको समाप्त कर दिया जाए, इसको समाप्त कर दिया जाए। बात समझ में आई? तो ये होती है इसकी समाप्ति। बात समझ में आई यहां तक? क्लियर यहां तक? क्लियर है? चलिए, इससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद रखनी है ना। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, इंपोर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे जो जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट क्या कहता है, समझिएगा। इंपोर्टेंट फैक्ट क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है, यानी कि जिस राज्य में इसको इम्पोज किया गया है, या फिर पूरे भारत में अगर इसको इम्पोज किया गया है, तो यहां पर कंडीशन ये बनती है कि केंद्र सरकार हैवी हो जाती है, केंद्र सरकार उनके लिए नियम कानून बनाने लगती है ना, नियम कानून बनाने लगती है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि केंद्र पावरफुल हो जाता है, केंद्र पावर में आ जाती है, पावर में आ जाती है भाई, आ जाती है ना। राज्य सरकारों के विषयों पर भी कानून बना सकती है। मेरे शब्दों को ध्यान रखना, शब्द इंपॉर्टेंट है, मेरी आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेरे शब्द इंपॉर्टेंट है, मेरी आवाज इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कह रहा हूं कि राज्य सरकार के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है, ध्यान रखना। ठीक है। दूसरा यहां पर क्या होता है, संसद के कानून आपातकाल समाप्त होने पर 6 माह तक रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिएगा इमरजेंसी के समय संसद कोई कानून लेकर आती है, या हमारी लोकसभा राज्यसभा मिलकर देश के हित में कोई कानून लेकर आती है, तो जिस दिन इमरजेंसी समाप्त होती है उसके 6 माह तक, है ना, 6 मंथ तक वे कानून लागू रहते हैं। 6 माह बाद उनको हटाया जा सकता है, या एज इट इज उनको लागू किया जा सकता है, या उनमें कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। लेकिन यहां पर याद रखेंगे कि 6 माह तक समाप्ति की आपातकाल समाप्त होने पर, आपातकाल समाप्त होने पर, समाप्त होने पर संसद द्वारा बनाए कानून, कानून 6 माह तक लागू रहते हैं। 6 माह तक लागू रहते हैं, लागू रहते हैं। ये कंडीशन बनती है। और क्या कंडीशन बनती है भाई, ध्यान से सुनेंगे। और क्या कंडीशंस यहां पर बनती है ना, और क्या कंडीशन बनती है वो देखना है ना। अच्छा, मैं ओवरऑल इंपॉर्टेंट हूँ ना, आवाज मेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरी आवाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे शब्द ही मेरे शासन, है ना। चलिए, ध्यान रखना। मान लीजिए लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने वाला था, लेकिन इमरजेंसी लग जाती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के समय, कार्यकाल आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के समय 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है ना, 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। मान लीजिए लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला था, ये बिल्कुल कॉमन सेंस की रटने वाली बात नहीं है इसमें। आप खुद सोचिए, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन पाकिस्तान हमारे पर आक्रमण कर देता है, तो इस कंडीशन में हम चुनाव लड़ेंगे या फिर चाइना से लड़ेंगे? खुद सोचिए इस बात को। आप खुद सोचिए ना इस बात को, कल पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, तो इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमें तो चुनाव लड़ना है, भाड़ में जाए, कोई मरता है मरे, जीता है जिए, ऐसा होगा? या पहले हम उस पाकिस्तान से या चाइना से निपटेंगे? बिल्कुल। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जो वर्तमान हमारी लोकसभा होती है, इसका कार्यकाल एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल के लिए। तो यहां पर 1 साल के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इस उदाहरण से याद कर लेना, कभी भूलोगे नहीं, है ना, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, 1 साल के लिए। और लगता है कि 1 साल के बाद भी सिचुएशन सही नहीं हुई है, तो और बढ़ाया जा सकता है ना। जब तक कंडीशन सही नहीं होगी, तब तक इसको बढ़ाया ही रहेगा, है ना, बढ़ाया ही जा सकता है। लेकिन मान लीजिए 1 साल के समाप्त होने के बाद, है ना, मान लीजिए 1 साल के समाप्त होने के बाद, 1 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, या इस बीच में क्या हो जाए, इसी बीच में ये कह दिया जाए कि इमरजेंसी हट गई है, मामला शांत है, सब कुछ ठीक है, तो इस कंडीशन में 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंतर अंतर ही हमें चुनाव कराने होते हैं, है ना। 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। नई लोकसभा के चुनाव कराने जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं। बात समझ में आई यहां तक? ठीक है। इमरजेंसी के समय आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अन्य अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आपातकाल के समय आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर
20 व 21 अनुच्छेद को छोड़कर, अनुच्छेद को, आर्टिकल को छोड़कर सभी को निलंबित किया जा सकता है, छोड़कर सभी को निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, जा सकता है। बात समझ में आई है ना? बातें क्लियर है? यानी कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी आपके अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है और कोई आपका अधिकार नहीं बचेगा, केवल 20 और 21 को छोड़कर। क्लियर? यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब बात आती है कि भारत में इमरजेंसी कितनी बार लगी है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना कि भारत में इमरजेंसी जो लगी है वो कितनी बार लगी है। भारत में इमरजेंसी अभी तक कितनी बार लगी है? तो 3 बार भाई, 3 बार नेशनल इमरजेंसी लागू की गई है भारत में। नेशनल इमरजेंसी, है ना? 3 बार। कब कब ये भी पता होना चाहिए आपको, कब कब हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, है ना, सबसे पहली जो बार लगा था, है ना, पहली बार, पहली बार, है ना, पहली बार कब? 1962 में, 1962 में, याद रखना, 1962 में पहली बार। क्यों लगा था? रीजन क्या था? यहां पर भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। भारत और चाइना के युद्ध के दौरान या युद्ध के कारण, भारत और चाइना के युद्ध के कारण, युद्ध के कारण, भारत और चाइना के युद्ध के कारण, भारत और चाइना के युद्ध के कारण। ये पहले नहीं पढ़ा है, इसलिए तो आप मेरे पास आए हो। वरना इमरजेंसी तो एक लाइन में खत्म हो जाती है। क्या लिखा होता है? लिखवाते हैं टीचर, आर्टिकल 352 किस चीज का प्रावधान है? इसमें प्रावधान है राष्ट्रीय आपात का। ऐसे ही पढ़ाते हैं ना, इसमें प्रावधान है राष्ट्रीय आपात का। इसको लागू कौन करता है? इसको राष्ट्रपति लागू करते हैं, है ना। इसको हटाता कौन है? इसको हटाते हैं राष्ट्रपति। बात खत्म, अपने घर जाइए। और आप घर चले जाते हो हंसते हंसते कि मजा आ गया, वाह क्या बात है। लेकिन दुख की घड़ी जब आती है, जब आप एग्जाम में जाते हो, है ना, दुख स्टार्ट होता है, दुख दर्द हमारा स्टार्ट होता है जब आप एग्जाम में जाते हो। और एग्जाम में जाने के बाद वहां पर आपको मिलता है नए तरह का क्वेश्चन। बताइए, अगर इमरजेंसी के समय लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, इस कंडीशन में लोकसभा के लिए क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? तब कहते हो यार मास्टर ने तो बेवकूफ बना दिया है, पैसे भी हमारे से ले लिए और बेवकूफ भी हमारा ही बना दिया, टाइम भी हमारा खराब कर दिया और पेपर भी हमारा खराब करा दिया। तब याद आता है आपको तो मास्टर ने ना दिमाग की दही कर दी। ठीक है, तो भाई साहब कंडीशन ये है, थोड़ा सा समय अभी लगा लो जितना लगाना है। ये बात सच्चाई है। ये बात सच्चाई है, समय जरूर लगता है। मेरी क्लास में आपको 1-2 दिन ज्यादा लग सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतनी मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर आप एग्जाम में जाओगे, क्वेश्चन ना मिला, तो मेरी गारंटी है, करो ना करो वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन आपकी क्लास से दिखाऊंगा। है ना, अपनी क्लास से क्वेश्चन दिखा सकता हूं मैं, ये मेरी गारंटी है। एसएससी जीडी का एक बार एग्जाम देख लेना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी से कि डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन का तो नामो निशान ही नहीं है कहीं पर। नहीं कर पाओगे अगर आपने लूसेंट वगैरह की ये इस तरह की किताबें पढ़ रखी हैं, ये झोला छाप किताब जो है, नहीं कर पाओगे अगर झोला छाप मास्टर हो या डॉक्टर हो। ये दोनों ही झोला छाप से अगर आप संपर्क कर लें तो आपका जीवन या तो
स्वर्ग बन जाएगा या नरक बन जाएगा। अगर उसकी दवा काम कर गई तो स्वर्ग, वरना तो भाई साहब नरक के द्वार खोल देगा आपके लिए। समय लग सकता है, मैं फिर कह रहा हूं। आज केवल आर्टिकल 356 करा पाया, 352 ही करा पाया हूं मैं इतनी देर में। 1 घंटा हो गया मुझे समझाते समझाते। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, ये मेरी गारंटी है, चाहे कहीं देख लेना। और ये नहीं कि आते नहीं है क्वेश्चन में, आपको जानबूझकर नहीं करा रहा हूं कि मैं आपको ये दिखाने के लिए करा रहा हूं कि मैं जानता हूं। इसलिए करा रहा हूं, आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। आप जरूरी नहीं केवल एक ही आप एग्जाम दोगे, जरूरी नहीं आप आरपीएफ का एग्जाम दोगे, जरूरी नहीं आप सीजल का एग्जाम दोगे। भाई आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो, आप अपना माइंड क्यों नहीं खोलते हो इस चीज को लेकर। एक एग्जाम देना है जीवन में, कि सीजीएल ही देना है या आरपीएफ ही देना है या जीडी ही देना है। अरे मैं कहता हूं कोई भी एग्जाम दो जो आपकी इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा है, वन डे कोई भी एग्जाम दो। मैं कहता ही नहीं, ये पागल बना रखा है आपका टीचर लोगों ने, ये यूपीएसआई का बैच, ये धरती एसआई का बैच, ये आसमान एसआई का बैच, है ना। कहाँ जाकर रुकेगा ये चीजें, है ना। अच्छे से एक बार पढ़ा दो और बोल दो कि जहां मर्जी वहां पढ़ के एग्जाम दे आना। नाम रखकर पैसे कमा रहे हैं बस, ये फलाना बैच, ये ढिमका बैच। अरे सही से पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, है ना। तो युद्ध के कारण, किसके कारण, युद्ध के कारण। भाई मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, देखो बुरा मत मानना, समय लग सकता है लेकिन पढ़ाऊंगा ऐसे ही, ठीक है। युद्ध के कारण। और ये हटाया कब गया था इसको, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसकी समाप्ति कब हुई थी, है ना। इसकी समाप्ति कब हुई थी दोस्त, तो 1968 में इसकी समाप्ति हुई थी। कब हुई थी, 1968 में इसकी समाप्ति हुई थी। और इसी बीच में एक 65 का युद्ध भी हमने लड़ा है ना। 1965 में हमने एक युद्ध लड़ा है, आपको याद होगा, है ना। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे, है ना। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। आपको मैं इसलिए लिखा रहा हूं, एक बार एग्जाम में मैंने देखा था कि जब भारत में पहली इमरजेंसी लगाई गई, भारत और चाइना के युद्ध के दौरान, लेकिन इसी बीच एक और युद्ध हुआ था, किस देश के साथ हुआ था, इस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया था। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में 65 का युद्ध हुआ था, और उसी समय हमने बीएसएफ को स्टैब्लिश किया था। हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, भारतीय सीमा सुरक्षा बल जिसको कहा जाता है, उसकी स्थापना की गई थी 1965 में, बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए, पाकिस्तान बॉर्डर से, है ना। तो फर्स्ट टाइम ये था। सेकंड टाइम अगर हम बात करते हैं तो आपको याद होगा 1971 में सेकंड टाइम लगा था, है ना। ये क्यों लगा था, ये भी युद्ध का ही कारण बना था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, किसके, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, ध्यान रखना, है ना। ये भी युद्ध का ही कारण था, लेकिन इसमें एक कहानी और है जो आपको समझनी है। कहानी ये समझनी है, समय था 1975 का। समय क्या था, 1975 का। ये तीसरी बार यहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई थी, तीसरी बार। क्यों लगाई गई थी, क्योंकि आंतरिक अशांति हो गई थी, यानी कि देश के अंतर्गत माहौल गड़बड़ा गया था। इंटरनली डिस्टरबेंस जिसको कहा जाता है, इंटरनली डिस्टरबेंस जिसको कहा जाता है, आंतरिक अशांति, है ना। आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक अशांति के कारण, कारण समझ में बात आई। तो तीसरी बार, और ये सेकंड टाइम, ये दूसरी बार। अब यहां से क्वेश्चन आपसे बनता है, कैसे बनता है, कि भारत में जब दूसरी और तीसरी इमरजेंसी लगी, तो दूसरी और तीसरी इमरजेंसी को कब हटाया गया, इसकी समाप्ति कब हुई, इसको एंड कब किया गया। तो इसकी समाप्ति हुई थी 1977 में, 1977 में, ध्यान रखना, 1977 में, ध्यान रखेंगे। बात समझ में आई। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि दूसरी इमरजेंसी कब लगी, 1971 में, इसको हटाया कब गया, 1977 में। तीसरी इमरजेंसी कब लगी, 1975 में, इसको हटाया कब गया, 1977 में इसको हटाया गया था।
अभी कुछ चीजें इसकी बची हुई हैं, कल कराऊंगा। मेरे साथ में एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ बहुत ही गलत किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? 3 बजे जोगिन सर की क्लास खत्म होती है, 5 मिनट तो मेरी वो खा जाते हैं, है ना? 4 बजे निखिल सर की क्लास होती है, 5 मिनट मेरी ये खा जाते हैं, यानी कि ये क्या हुआ, 10 मिनट तो यही खा जाते हैं मेरी दोनों। और क्लास स्टार्ट करने में 5 मिनट वैसे ही मेरी भाग जाती है, तो मुझे 40-45 मिनट ये लोग दे पा रहे हैं भाई, इसलिए मैं जो एफर्ट है वो नहीं डाल पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, ये भी अपने भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनको भी पढ़ाने दीजिए। लेकिन ये थोड़ा-सा मैनेज करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। एक टीचर चुनो, अच्छा चुनो। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं अच्छा हूँ। एक चुनो, अच्छा चुनो, जो कम से कम आपको एग्ज़ाम तक लेके जाए। वहाँ क्या आप करते हो ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर, आपकी प्रैक्टिस पर। लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के बाद आपकी आँखें हरी हो जाएँ कि कहीं न कहीं तो पढ़ा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस क्वेश्चन को मैं करके ना जाऊँ। ये पढ़ा है कहीं न कहीं तो। अगर वो चीज़ें आना स्टार्ट हो गया फिर आप कर जाओगे, मेरी गारंटी है, फिर प्रैक्टिस से आप कर लोगे। लेकिन अभी तो यही नहीं पता, 20 क्वेश्चन तो पता है, 50 में से 20 क्वेश्चन जानते हैं, 30 का पता ही नहीं है कहाँ से आए हैं। वो जो कहते हैं ना आप है ना, वो कहते हो ना आप, सर 20 क्वेश्चन तो ऐसे आए थे कि हमने पढ़ रखे थे, लेकिन 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका पता नहीं चला। वो ऐसे क्वेश्चन इसलिए थे क्योंकि आपको टीचर ने कभी वहाँ तक ले जाने की कोशिश ही नहीं की है कि आप वहाँ तक जाएँ। आपको नैया पार कराने में उसका जो योगदान था, वो बीच मझधार में ही आपको छोड़ रहे हैं। और यही हुआ है अभी तक आपके साथ में। अभी कुछ ऐसे टॉपिक आपको यहाँ कराऊँगा जो आपने आज तक जीवन में पढ़ा ही नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, कभी किसी टीचर ने आपको पढ़ाया नहीं होगा। चाहे आप किसी भी टीचर से क्यों ना पढ़े हो। कुछ ऐसे भी टॉपिक है और क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल वहाँ से। एग्ज़ामिनर बड़ा स्मार्ट है। वो क्वेश्चन पूछेगा जिसको आप छोड़ कर जाओगे, जो आज तक नहीं पूछे गए हैं। समझे? तो यहाँ तक के लिए चीज़ें क्लियर हैं। इसको एक बार रिवाइज़ करिए बेहतर तरीके से। कोई डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या ग्रुप में आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल यहीं से हमें कंटिन्यू करना है। इम्पोर्टेंट चीज़ें कराऊँगा, समय लग सकता है 1 दिन ऊपर या नीचे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।